हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इतिहास के क्रम में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे आज। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत क्या हैं वो देखेंगे। और देखेंगे हम मौर्य वंश के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर परीक्षाओं के, वो कोशिश करेंगे हम लोग इसमें कवर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप देखिए उनको माइंड मैप टेक्निक से, ताकि मेमोरी रिटेंशन हो सके और ये हमारे दिमाग में थोड़ी देर तक रुके। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मित्रों हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा मौर्य वंश के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ठीक है, मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, क्योंकि मौर्यों का जो वंश का इतिहास है वो 323 से 184 ईसा पूर्व तक है। तो जो मुख्य इतिहास के स्रोत हैं उन्हें कई हिस्सों में मैंने बांटा है और बुलेट्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, अच्छा, वो भारतीय साहित्य जो कि हिंदू परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण साहित्य कैटेगरी में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विष्णु पुराण है। पुराणों में से विष्णु पुराण, जिसमें मौर्यों का इतिहास मिलता है। कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र वो। और विशाख दत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये तीन प्रमुख स्रोत हैं ब्राह्मण साहित्य के, जिनमें मौर्यों का इतिहास हमें मिलता है। मौर्यों के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्रोत है मौर्य इतिहास का वो है जैन साहित्य। मतलब जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र है और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। भद्रबाहु का नाम याद रखिएगा, अभी आगे की स्लाइड्स में उनसे फिर से हमारी मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा। अगला स्रोत जो है वो है बौद्ध साहित्य का। ठीक है, बौद्ध साहित्य में क्या है, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश, ये मुख्यतः सिंहली स्रोत हैं, श्रीलंकन स्रोत हैं, जिनसे कि हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में काफ़ी प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेशी विवरण। ठीक है, विदेशी विवरणों में उस समय जो विदेशी राजदूत या यात्री या जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने भी काफ़ी कुछ उस समय की परिस्थितियों के बारे में लिखा है, जिसमें सबसे प्रमुख है वो मेगास्थनीज की है इंडिका। आप ध्यान से देख सकते हैं बगल में। और जो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हुआ है। तो जो सिकंदर के समकालीन लेखक हैं, ठीक है, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, ठीक है, इन सब ने भी उस समय के इतिहास के बारे में टुकड़ों टुकड़ों में ही सही लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानी जाती है, यद्यपि ये अपने मूल स्वरूप में अब नहीं पाई जाती है, नहीं पाई गई है। और बाद के जो परिवर्ती लेखक हैं, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, उन लोगों ने इसको कोट किया है, तो उनके कोट्स को मिला करके ही इंडिका वर्तमान में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वो एक प्रमुख स्रोत है मौर्य इतिहास को जानने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्रोत हैं वो हैं पुरातात्विक अभिलेख। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख हैं उनका जो विस्तार है, जहाँ जहाँ उसके स्तंभ और शिलालेख पाए गए हैं, उससे मालूम पड़ता है बहुत कुछ हमें मौर्य इतिहास के बारे में। और मौर्य इतिहास का एक प्रमुख स्रोत और है, वो है गिरनार अभिलेख, जो रुद्रदामन का है, शक क्षत्रप था। ठीक है, तो उसका 150 एडी का है एक प्रमुख अभिलेख, गिरनार अभिलेख, वो भी आगे हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य पे आते हैं। ठीक है, जो हमारा इस पूरी स्टोरी का हीरो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका पीरियड माना जाता है 322 से 298 ईसा पूर्व या बीसी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उत्पत्ति का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य कुल की उत्पत्ति को लेकर के एक विवाद रहा है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में उसे निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, वहीं बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य में उसे क्षत्रियों के मौर्य कुल से संबंधित बताते हैं, क्षत्रिय मानते हैं उन्हें। और आमतौर पर यही स्वीकार्य मत भी है कि जो मौर्य थे वो मौर्य कुल से थे। इसका एक और सहयोगी तथ्य है, वो ये है कि जो मौर्यों का राज चिन्ह था वो मयूर था, मोर। ठीक है, लौर्य नंदनगढ़ में जो अभिलेख मिले, जो स्तंभ लेख मिला है अशोक का, उसमें नीचे मयूर अंकित है। और ग्रुडेनवल, ठीक है, नाम के इतिहासकार ने ये सिद्ध किया है कि जो मोर थे, ठीक है, पिकॉक,
वही मौर्यों के राज चिन्ह थे। तो एक जो स्थापित तथ्य यही है कि वो बौद्ध और जैन साहित्य में जो उन्हें क्षत्रिय माना गया, अन्य तथ्य भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मौर्य कुल का उन्हें माना जाता है। तो उत्पत्ति के विषय में मौर्य कुल याद रखिएगा। प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य जब मगध सम्राट, ठीक है, मगध सम्राट धनानंद के यहाँ से अपमानित होकर के वापस आए थे, तो उस समय वो तलाश में थे एक किसी ऐसे शख्स के, किसी ऐसे बालक की जो उनके सपनों को पूरा कर सके। सपना क्या था? मगध साम्राज्य को, धनानंद को नष्ट कर देने का। तो राजकीलम नामक एक खेल खेलते हुए उन्हें देखा, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। उस बच्चे में उन्हें राजत्व के लक्षण दिखाई पड़े और उन्होंने क्या किया, उसके माता पिता से उसे अपने साथ मांगा और वो ले गए उसे तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला याद रखिए, क्योंकि कौटिल्य जो है तक्षशिला के विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कई प्रश्न इस पे बन चुके हैं पहले भी। आगे बढ़ते हैं। भाई कौटिल्य जब इसको ले गए चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उन्होंने कई प्रकार से उसको प्रशिक्षित किया, ठीक है। प्रशिक्षण के पश्चात एक घटना होती है, ठीक है, वो है 326 ईसा पूर्व में। वो भारतीय इतिहास में इंपॉर्टेंट डेट है, इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये है सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत से सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर, और यही वो क्षेत्र जहाँ तक्षशिला पड़ता है। तो प्लूटार्क और जस्टिन नाम के यूनानी लेखकों ने बाद में बताया कि भाई ये प्रूफ करने की कोशिश की कि सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य जाकर मिला था मदद के लिए, लेकिन समझौता नहीं हो पाया, ठीक है। सिकंदर, हम जानते हैं सिकंदर की कहानी एक सेपरेट इश्यू है, एक सेपरेट स्लाइड्स में उस पर बनाऊंगा आपके लिए। सिकंदर जो था आगे नहीं बढ़ा, पोरस से युद्ध किया और वहाँ से वो वापस लौट गया, ठीक है। तो जब वापस लौटा तो उसने क्या किया, अपने साम्राज्य को कुछ हिस्सा पोरस को, कुछ आम्भी को और कुछ अपने यूनानी गवर्नर्स को डिवाइड कर दिया। सिकंदर के लौटने के बाद इस क्षेत्र में जो राजनीतिक अस्थिरता बनी पश्चिमोत्तर भारत में, पंजाब और सिंध में, उसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त ने। अपने आसपास एक सेना इकट्ठी की और 317 ईसा पूर्व तक, ठीक है, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यवन क्षत्रप जितने यूनानी गवर्नर्स थे उनको पराजित किया, सिंध और पंजाब पर कर लिया अधिकार। तो बेसिकली क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े साम्राज्य, एक राज्य का स्वामी हो गया, जहाँ जिसमें शामिल था पंजाब और सिंध। देखिए जस्टिन नाम ने बजासन का एक कोटेशन बहुत फेमस है जस्टिन का, वो ये है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और अपने गवर्नर की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सैंड्रोकोटस था। ध्यान दीजिएगा, आगे बताता हूँ सैंड्रोकोटस क्या बोला है, ठीक है। तो स्थिति ये है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य जो पंजाब और सिंध का स्वामी बन चुका है। आगे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी मगध का सम्राट। देखिए पहला पॉइंट ही यही है जो मैंने अपने पिछले सेट में बताया कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए कहीं भी चंद्रगुप्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया है? सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। पहचाना कैसे गया बाद में? विलियम जोन्स नाम के इतिहासकार ने इस सैंड्रोकोटस का भारत के चंद्रगुप्त से सामंजस्य स्थापित किया कि भाई ये सैंड्रोकोटस जो यूनानी ने लिखा है वो क्या है, वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, जिससे कि बाद में मौर्यों का इतिहास लिखना आसान हो गया, यूनानी स्रोत और भारतीय स्रोत मिल गए, ठीक है। तो पंजाब के अधिकार के पश्चात क्या हुआ, जो टारगेट था इनका, टारगेट क्या था इनका? मगध, ठीक है। मगध पर आक्रमण का हुआ 311 के आसपास। नंद वंश को पूरी तरह से पराजित किया गया। अंतिम शासक जो धनानंद था उसका उन्मूलन किया गया और चंद्रगुप्त बन गया भाई मगध का सम्राट, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का नंदों के साथ, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता सिवाय एक ग्रंथ छोड़ के, वो ग्रंथ है मिलिंद पन्नू, ठीक है। मिलिंद पन्नू के साथ नागसेन का नाम आता है। आप लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं या जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका रिक्वेस्ट है कि जरा ये मिलिंद पन्नू और नागसेन का क्या संबंध है, इसके बारे में जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भाई नंदों और मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, इसके बारे में किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? वो मिलती है मिलिंद पन्नू से, ठीक है। जस्टिन जो है, अगेन फिर उसका स्टेटमेंट आता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है कि भाई जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है, तो उसने चंद्रगुप्त की शुरुआती सेना को कहा है डाकुओं का गिरोह, बैंड ऑफ रॉबर्स। कारण है कि उसका ये मानना था कि चंद्रगुप्त ने जो सेना बनाई थी ना, उसमें जनजातियों को, कबीलों को और बहुत सारे अन्य जो लूटमार करने वाली जातियाँ थीं, गण थे, उनको शामिल करके अपनी सेना बनाई थी शुरू में, ठीक है, जब पंजाब इसने जीता था। तो इसीलिए जस्टिन ने क्या कहा उसको? बैंड ऑफ रॉबर्स। ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त को इस मगध के विजय में एक अन्य सम्राट पर्वतक ने सहायता की थी, और इसका उल्लेख किसने किया है? मुद्रा राक्षस जो बुक है ना, विशाखदत्त की, और हेमचंद का जो परिशिष्ट पर्वन है, इन दोनों ग्रंथों से,
मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन से मालूम पड़ता है कि भाई प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्यूकस का आक्रमण। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय की एक प्रमुख घटना है सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण, जो हुआ 350 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये था कौन? सेल्यूकस निकेटर। ये वास्तव में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर का जो पूर्वी प्रांत थे, यानी भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा, इसका उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर। उसने क्या किया, भारत पर फिर से हमला किया। वो सेकेंड सिकंदर बनना चाहता था, ठीक है, उस विजय हासिल करना चाहता था, लेकिन इस बार हो गया धोखा। क्यों? क्योंकि भारत अब पुराना नहीं रह गया था जहाँ छोटे छोटे गढ़ थे, बल्कि इस बार क्या हुआ, एक विशाल साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में। ठीक है, संघर्ष हुआ होगा निश्चित रूप से। क्या हुआ युद्ध, उसका परिणाम क्या हुआ, ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है। ठीक है, केवल एकमात्र लेखक जो है एपियानस, ठीक है, उसी ने डिटेल्स में कुछ लिखा है। ठीक है, युद्ध के बारे में बताया है, और उसने बड़ी शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, कि एक युद्ध हुआ और शांति स्थापित हो गई। बाद के एक लेखक स्ट्रैबो ने, ठीक है, संधि की शर्तों को बताने का प्रयास किया कि भाई संधि की शर्तें क्या क्या थी। आइए देखते हैं संधि की शर्तें। तो निकेटर और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की जो संधि हुई बीच में, उसकी शर्तें क्या थी? सबसे पहली बात, ठीक है, इस युद्ध में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रदेश गिफ्ट किए। ठीक है, एरिया, ठीक है, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, हेरात। जो वर्तमान नाम है उन्हें ब्रैकेट में रखा गया, जो उस समय के यूनानी नाम यूनानी पुस्तकों में मिले हैं उन्हें रखा है हमने ओरिजिनल में। ठीक है, पैरोपेनिस्टाई यानी कि आज का काबुल, आर्कोसिया यानी कि आज का कंधार, और जेड्रोशिया यानी आज का बलूचिस्तान। ये 4 प्रदेश, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट में मिले सेल्यूकस से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया भाई, 500 हाथी दिए। और इसकी एक प्रमुख घटना जो थी वो थी कि चंद्रगुप्त, ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुआ। ठीक है, एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, शायद पहला इंटरनेशनल संबंध भारतीय इतिहास का, जहाँ पर कि भारतीय राजा ने एक विदेशी से विवाह संबंध स्थापित किया। उसके बाद एक जो प्रमुख लिटरेरी अचीवमेंट रही वो ये रही कि एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने अपॉइंट किया चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसने बाद में किताब लिखी इंडिका, हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो इंडिका में हमने देखा था कि वो मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो उस समय भले ही छोटी घटना रही हो कि भाई मेगास्थनीज को अपॉइंट किया गया, लेकिन आज के हिसाब से वो एक बड़ी घटना थी, क्योंकि मेगास्थनीज ना आया होता तो इंडिका ना होती, इंडिका ना होती तो शायद मौर्यों का इतिहास इतना क्लियर नहीं होता। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, मुख्य अचीवमेंट्स में से भी है कि चंद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार कैसे किया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैप दिया गया है। ये जो मैप है, ठीक है, एग्जैक्टली चंद्रगुप्त के समय का नहीं है, बल्कि किस समय का है, ये 250 BC यानी कि अशोक के समय का है, उसके पौत्र अशोक के समय का। और इसमें जो जगह दिखाई गई हैं वो अशोक के साम्राज्य की हैं। ठीक है, तो लेकिन मैप क्यों दिखाया गया, क्योंकि अशोक ने कलिंग को छोड़ करके और कोई विजय नहीं हासिल की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैप आप देख रहे हैं बगल में, ये, ठीक है, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के समय की ही अचीवमेंट्स हैं, उसी के समय की विजय हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट साम्राज्य विस्तार को लेकर के प्लूटार्क नाम के यूनानी लेखक ने क्या लिखा है, तो उसने 60 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारतवर्ष को रौंद डाला। एक एकदम फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम्स में भी आता है, और क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसने बड़ी विजय हासिल की। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पश्चिमी भारत की विजय। ठीक है, तो पश्चिमी भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गिरनार अभिलेख। स्लाइड्स की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जो कि 150 ईसा पूर्व से ज्ञात होता है। ठीक है, गिरनार कहाँ है, अगर आप स्लाइड पर दिखाऊं मैं आपको, तो ये रहा आपका गिरनार। ठीक है, यानी आप क्या देखेंगे, सदर्न गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने एक सुदर्शन झील बनवाई थी। सुदर्शन झील याद रखिएगा, क्योंकि इसका कई जगह इसका नाम मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ मिल रहा है मौर्यों के इतिहास में, रुद्रदामन के समय शक इतिहास में मिलेगा, और फिर मिलेगा ये आपको गुप्त इतिहास में भी। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त वैश्य, जो कि गवर्नर था या राष्ट्रीय था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। जरा सोचिए मित्रों, कहाँ पाटलिपुत्र है, ये है ना, यहाँ से बैठ के प्रशासन चल रहा है, और कहाँ पर, गिरनार में। ठीक है, उसका गवर्नर है जो एक सुदर्शन झील बनवा रहा है, तो जाहिर सी बात उसके क्षेत्र का ही हिस्सा होगा। इससे क्लियर मालूम पड़ता है कि उसने पश्चिमोत्तर भारत की विजय हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई ये रहा आपका एक सोपारा, दक्षिण महाराष्ट्र में।
ठीक है। सोपारा, सोपारा में क्या हुआ, अशोक का स्तंभ लेख मिला है। अशोक ने तो इस क्षेत्र की विजय की नहीं थी क्योंकि केवल उसने कलिंग जीता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसके पिता बिंदुसार का भी नाम एक विजेता के रूप में इतिहास में नहीं लिया जाता है। अर्थात ये क्लियर मालूम पड़ता है कि ये जो सोपारा है, यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था, उसकी विजयों में ये शामिल था। अब आते हैं दक्षिण भारत की विजय। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लगातार साथ में बने रहें और इतिहास में चर्चा करते रहें, साथ में सीखेंगे। ओके, तो दक्षिण भारत की विजय जो है, ठीक है, अशोक की नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में अगर आप ध्यान दीजिए कि ये नेट्टूर, ये रहा आपका नेट्टूर यहाँ पे, है ना, नेट्टूर, उडनगोलन, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, ये जो इलाका है सदर्न कर्नाटक का, यहाँ तक अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, और इनकी विजय अशोक ने नहीं की थी, ये क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अशोक ने स्वयं अपनी दक्षिणी सीमा पर, ये जो है आपका केरल पुत्र, सत्यपुत्र, चोलास, ठीक है, इनके नाम अशोक ने खुद ही लिए। कहाँ पे लिए हैं, द्वितीय और तृतीय शिलालेख में, 13th, है ना, 2nd और 13th, दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने सीमावर्ती जो प्रांत हैं उनका नाम लिया है, जातियों का नाम लिया कि भाई मेरी बॉर्डर पे ये जातियाँ रहती हैं। ठीक है। 13वें शिलालेख से ये भी ज्ञात होता है कि भाई उसने कलिंग छोड़ के और कोई विजय, केवल कलिंग की विजय की थी और कोई विजय नहीं की थी। तो इन तथ्यों से क्लियर मालूम पड़ता है कि भाई ये जो सारे क्षेत्र हैं, चाहे दक्षिण कर्नाटका का हो या आपका जो भी इधर के क्षेत्र हैं या कांधार हो, ठीक है, ये सभी किसने जीते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते हैं। आप इस मैप में देख भी सकते हैं, देखिए अशोक का अभिलेख कांधार में भी मिला है। और पीछे हम लोगों ने देखा था कि भाई सेल्यूकस ने गिफ्ट किया था इसको आर्कोशिया। जस्ट इमेजिन कि कहाँ आपका पाटलिपुत्र है, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, कहाँ आपका पाटलिपुत्र है और कहाँ इनका साम्राज्य फैला हुआ है। ठीक है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो लगभग ये है बाउंड्रीज आपकी मौर्यन एम्पायर की। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, दक्षिण भारत की विजय के संदर्भ में देखिए एक और मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि ना केवल ये स्रोत हैं जो हमने देखा कि अशोक के जो स्तंभ और शिलालेख मिले हैं, बल्कि जैन और तमिल स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि इन्होंने दक्षिण भारत की विजय की थी। जैन स्रोत क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य बन गया था। दोनों श्रवण बेलगोला चले गए, यहीं चंद्रगिरी नाम की पहाड़ी पर जो चंद्रगुप्त था वो तपस्या किया करता था। ठीक है। तमिल परंपरा, एक कवि हुए मामूल नार, ठीक है, याद रखिएगा, मामूल नार ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना के साथ दक्षिण क्षेत्र में मोहर के राजा पर आक्रमण किया। मोहर कहाँ, ये निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन आक्रमण के बारे में मामूल नार ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और इस आक्रमण में 2 लोकल जातियां थी वहाँ की दक्षिण भारत की, कशर और कठगर, जिन्होंने मौर्यों की मदद की थी। तो दक्षिण भारत जो तमिल साहित्य है वो भी प्रूव कर रहा है, जैन साहित्य भी प्रूव कर रहा है कि दक्षिण भारत तक मौर्यों की सेनाएं पहुंची थी। अंतिम समय, मूविंग टू द लास्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु, इन अचीवमेंट्स के पश्चात कैसे क्या हुआ। तो देखिए अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त था, जैन संत भद्रबाहु से प्रभावित होकर के उसने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, सिंहासन का त्याग किया अपने पुत्र के पक्ष में, बिंदुसार के पक्ष में, और दोनों अपने गुरु भद्रबाहु के साथ स्वयं चंद्रगुप्त दोनों श्रवण बेलगोला जो कि वर्तमान में मैसूर के पास है वहाँ चले गए, वहीं पे बस गए और यहीं पे जैन परंपरा के अनुसार अन्न जल त्याग कर चंद्रगुप्त ने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार ये जो सिस्टम है शरीर त्याग करने, इसे बोलते हैं सल्लेखना। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं फेमस प्रश्न है एग्जाम्स के, छूटने नहीं चाहिए आपके, ध्यान रखिएगा, चाहे कहीं नोट करते जाइए या कमेंट बॉक्स में बताइए जो जो आप जानना चाहते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, वीडियो का अच्छा लग रहा हो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको बोल दिया है, बस साथ बने रहिए। ठीक है, हम लोग साथ बने रहेंगे, साथ साथ हिस्ट्री सीखते रहेंगे, क्योंकि आने वाले क्रम में बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जो हम लोग सीखेंगे, साथ में सीखेंगे। क्यों सीखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ईजी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।